हैं दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल डिफेंस का तड़का में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली वर्क एनर्जी एंड पावर का पार्ट नंबर 1 है, यानी कार्य ऊर्जा एवं शक्ति का पार्ट नंबर 1 है। और इस वीडियो को अगर आपको समझना है तो दोस्तों, इससे पहले जो मेरी वीडियो आई है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी समाकलन के अनुप्रयोग। दोस्तों, उस वीडियो को आप जरूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो देखें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो नए व्यूअर्स हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस कंटिन्यू आगे भी आती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं, पढ़ना हमें वर्क डन, हमें पढ़ना है वर्क डन, यानी कृत कार्य, कृत कार्य। तो दोस्तों, किया गया कार्य हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्क डन। वर्क डन बेसिकली हमें निकालना होता है बाय द कांस्टेंट फोर्स और बाय द वेरिएबल फोर्स, यानी जो किया गया कार्य है वो नियत बल द्वारा किया जा रहा है या परिवर्ती बल द्वारा किया जा रहा है। इन दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, यानी परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो दोस्तों, यहां समझते हैं वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, यानी कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है। इसका ये मतलब है कण की स्थिति में बदलाव होता रहे और हर बिंदु पर बल का मान जो है वो वही लगा रहे जो इस किसी भी पॉइंट पर। मतलब आप ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट पे इस समय 10 न्यूटन का बल लगा है। थोड़ी देर बाद ये कण विस्थापित होकर यहाँ आ गया, यानी थोड़ी देर बाद जो ये पार्टिकल है वो डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आ गया। इस समय भी फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है। थोड़ी देर बाद फिर आया पार्टिकल, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया कुछ यहाँ से यहाँ तक में, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स अब भी कितना लग रहा है, 10। यानी हर पॉइंट पर उस फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए। यानी हर पोजीशन पर पार्टिकल पे जो फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होना चाहिए, यानी कण पर जो बल है वो हर बिंदु पर समान होना चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि अगर हम ग्राफ में प्रेजेंट करें, मान लीजिए कण की स्थिति में परिवर्तन x में हो रहा है, मतलब पार्टिकल की जो पोजीशन है उसमें जो बदलाव हो रहा है वो x में हो रहा है, x दिशा में कण गति कर रही है, और यहां पर हम लिख देते हैं बल, यानी फोर्स, बल। तो अगर इस ग्राफ से देखें आप, तो अगर मैं ग्राफ इस तरीके से बनाऊं तो आपको क्या समझ में आता है, आपको ये समझ में आएगा x की हर वैल्यू पर, ये x बराबर 0 है, x की इस वैल्यू पर देखो, यहाँ पर f की वैल्यू, इस x पर ये वैल्यू, इस x पर ये वैल्यू, इस x पर ये वैल्यू, यानी हर x पर जो फोर्स की वैल्यू है, हर x पर जो f की वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो नियत बल द्वारा जो ग्राफ प्रेजेंट करेंगे, कांस्टेंट फोर्स से ग्राफ प्रेजेंट करेंगे, उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से प्रेजेंट करेंगे, क्षैतिज रेखा से। तो यहाँ पर मान लेते हैं कुछ फोर्स लगा और इस फोर्स की वैल्यू हमने बोला f। फोर्स कितना लग रहा है, F। कुछ इसकी वैल्यू होगी 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, चलो मैं यहाँ पर इस समझने के लिए 10 न्यूटन ले लेता हूँ। तो मान लें अगर मैं आपसे कहूं कि कण x बराबर 0 से x बराबर 4 पर आ गया, यानी कण की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ 0 से 4, यानी x की वैल्यू में जो चेंज आया वो आया 4 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हो जाएगा 4, अगर ये मीटर में प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा आपका मीटर, और फोर्स अगर न्यूटन में है तो यहाँ पर 10 न्यूटन मैंने लिख ही रखा है। अगर आपसे कहा जाए किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, वर्क डन फाइंड आउट कीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक में वर्क कितना हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा वर्क डन का यहाँ पर फॉर्मूला। वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, नियत बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो बल और विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब हुआ अदिश गुणन होता है, F डॉट डी। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर यहाँ पर क्रॉस क्यों नहीं लिख सकते, F क्रॉस डी क्यों नहीं लिख सकते। तो समझिए यहाँ पर F क्रॉस डी इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर रिजल्ट देता है, यानी जो सदिश राशि है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट है, वो एक सदिश राशि को जन्म देता है। और यहाँ पर आपको पता है वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर वैल्यू देता है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डॉट डी लिखेंगे, ना कि एफ क्रॉस
डी, एफ क्रॉस डी लिखेंगे, एफ डॉट डी लिखेंगे। तो यहां पर हम समझते हैं एफ डॉट डी है। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को खोलूं तो सबको पता है एफ डॉट डी क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा निकल के आ जाएगा यहां से। तो ये आया वर्क डन का फॉर्मूला। अब थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझते हैं यहां पर, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा इधर की तरफ F, और ए पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ यहां पर, यहां से यहां ए पॉइंट से बी पॉइंट आ गया, तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर दिखाया जाएगा, दिस इज डी वेक्टर, और ये एंगल होगा आपका कितना, थीटा। तो एफ डी कॉस थीटा, इस तरीके से वर्क हम फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्क डन बराबर एफ डॉट डी। अब ये जो वर्क होगा ये पॉजिटिव हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वर्क जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, यानी जो कार्य है वो अदिश राशि है, और ये अदिश राशि धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। तो कब ये जीरो होगा, कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, इसके लिए आपको कॉस की वैल्यूज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यानी कॉस की वैल्यू डिसाइड करेगी कि वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसके लिए आपको ये ग्राफ याद रखना है कॉस का, ध्यान से समझिएगा, लिख लीजिएगा इन सारी बातों को, एग्जाम में बहुत काम आता है ये सारी चीजें, मैथ में भी कई जगह आपको काम आ जाएगा। तो अगर मैं कॉस का ग्राफ बनाऊं 180 में, जीरो से कितने में, 180 में, जीरो से 180 में मैंने कॉस का ये ग्राफ बना दिया। ये 180 डिग्री है दोस्तों, ये 90 डिग्री है आपका, है ना, और ये 0 डिग्री है, ठीक है। अब आप देखें 0 से 90 में जो कॉस की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं ग्राफ में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, और 90 से 180 में कॉस की वैल्यू कैसी है, तो ये नेगेटिव है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर मैं पॉइंट बना सकता हूं, नोट नंबर 1 लिख सकता हूं, क्या कि थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में होगी, हम 0 भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है +1, ठीक है। तो 0 से 90 में जो हमारा cos थीटा होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, धनात्मक मान होगा, तो वर्क भी जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान से सुनिएगा, जब एंगल एक्यूट होता है यानी 90 से जब कम कोण होता है, 0 से 90 के बीच में जो इन दोनों सदिशों के बीच कोण होता है, तो वर्क कैसा होता है, धनात्मक होता है। दूसरा पॉइंट यहां समझिए दोस्तों, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से, देखिए लिख देता हूं मैं यहाँ पे, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 180 डिग्री ऑल्सो, बिकॉज द वैल्यू ऑफ cos 180 इज -1। तो यहाँ पर 90 से 180 में क्या होगा, cos की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, तो cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा, जैसे cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है। तो यहां पर ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब वर्क कैसा होगा ऐसे में, तो वर्क होगा नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें तो फ्रिक्शन फोर्स, जब पार्टिकल इधर डिस्प्लेस होगा तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, और अगर फ्रिक्शन इधर लगेगा पार्टिकल इधर जाएगा, तो इसका मतलब एंगल 180 होगा, और cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो इस तरीके से वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो हर बार कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ये ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अब तीसरा केस यहां से ले लेते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, अगर थीटा 90 हुआ, तो दोस्तों अगर थीटा 90 होगा, यहां लिख देता हूं मैं तीसरा पॉइंट, लिख लीजिएगा, थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो cos 90 की वैल्यू यानी cos थीटा हो जाएगा 0, तो वर्क भी कैसा हो जाएगा, 0। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, थीटा जहां भी 90 होगा, किसी भी बल का विस्थापन के साथ कोण 90 होगा, रट लीजिए इस बात को, तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। तो समझते हैं यहां पर एक क्वेश्चन के माध्यम से जरा हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे जैसे मान लीजिए एक क्षैतिज तल है, ये क्वेश्चन है, एक क्षैतिज तल है, इस क्षैतिज तल पर हमने एक बल आरोपित किया, अप्लाइड फोर्स यानी आरोपित बल, अप्लाइड जो है ये मान लीजिए है 10 न्यूटन, और ये वस्तु इस तरफ विस्थापित हो रही है, और यहां पर अगर मैं कहूं कि घर्षण बल जो लग रहा है, गतिक घर्षण बल लग रहा है, वो लग रहा है 6 न्यूटन, समझिएगा यहां पर दोस्तों। तो ये पार्टिकल यहां से इस पे जब फोर्स लगाया गया, तो ये पार्टिकल मान लीजिए 4 सेकंड में 8 मीटर की दूरी तय कर ली इसने, मतलब 4 सेकंड में इसका विस्थापन कितना हो गया दोस्तों, तो विस्थापन हो गया 8 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया है,
4 सेकंड के बाद ये यहाँ से कहीं यहाँ आ जाएगी, आप समझ सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 8 मीटर हुआ। अब आपसे कहा क्या जा रहा है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, यानी आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य। दूसरा आपसे कह रहा है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय द एफआर यानी फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल द्वारा किया गया दूसरा। तीसरा बोलेगा वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेविटी, ठीक है, GRA, ठीक है। और चौथा पॉइंट आपसे पूछेगा वर्क डन बाय द आपका नॉर्मल रिएक्शन, यानी अवलंब प्रतिक्रिया बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए एक एक पॉइंट समझिए दोस्तों। देखिए आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है, तो आरोपित बल की दिशा इधर है और विस्थापन भी इधर है, तो दोनों के बीच कोण हो गया ना 0 डिग्री, शून्य हो गया। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो फोर्स होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस की वैल्यू, कॉस की वैल्यू 1 हो गई है, तो सीधे सीधे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट वर्क निकल जाता है। तो 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 80, और वर्क की यूनिट आपको पता है जूल होता है, ठीक है। उसके बाद एफ आर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, कितना फ्रिक्शन लग रहा है 6 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 8 मीटर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 8 इंटू कॉस 180, क्योंकि फ्रिक्शन इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, कॉस 180 यानी एंगल 180 होगा। कॉस 180 की वैल्यू -1 होता है दोस्तों, तो यहाँ पर ये निकल के आएगा 48 जूल, माइनस का 48 जूल, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम समझते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना वर्क होगा, वीडियो को दोस्तों पॉज करके खुद से सॉल्व किया करें और बाद में मैच कराया करें। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगा, ग्रेविटी फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एंगल कितना होगा दोस्तों 90 और cos 90 0, तो वर्क डन भी क्या होगा 0 होगा। अच्छा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल द्वारा किया गया कार्य यानी वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो वर्क डन किधर है, नॉर्मल रिएक्शन का किधर लग रहा है n इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इधर, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल कितना होगा 90 और cos 90 0, तो वर्क डन भी कितना होगा 0। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी, हमेशा मैं कहता हूं जब भी मैं वीडियो में कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करूं तो वीडियो को जरूर पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किया करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। अब जरा हम समझते हैं वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अच्छा एक बात और समझ लें, यहाँ पे अगर ये ग्राफ में देखिए आप, अगर आपसे कहा जाए कि वर्क डन निकालिए इस ग्राफ से, वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, तो बड़ा सिंपल है, मैंने पिछले वीडियोस में यही बात बताई थी कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया रीजन होता है वो वर्क देता है, यानी बल एवं विस्थापन के द्वारा जो घिरा वक्र होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो किया गया कार्य की गणना बताता है। तो यहाँ पर अगर देखें 0 से 4 में वर्क निकालना है, तो इसका मतलब ये वाला एरिया कवर हो गया, और दोस्तों ये एरिया कितना होगा 10 इंटू 8, हाँ 10 इंटू सॉरी ये 4 है, तो 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा ये, तो 40 जूल, तो ये वर्क होगा आपका 40 जूल, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम जरा समझते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, यानी नियत बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे गलती से लिखा गया था दोस्तों परिवर्ती, इसको आप सही कर लीजिएगा, ये नियत बल द्वारा किया गया कार्य। अब हम समझते हैं वर्क डन बाय द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स यानी परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। समझते हैं दोस्तों। देखिए कैसे हमें पता चलेगा कि जो बल आरोपित हो रहा है वो परिवर्ती बल है या नियत बल है, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वेदर इट इज अ कांस्टेंट फोर्स और वेदर इट इज अ वेरिएबल फोर्स। तो इसके लिए कई बार तो लैंग्वेज बोल देगा और कई बार नहीं बोलेगा, बोलेगा फोर्स इतना लग रहा है, तो कैसे वो एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा कुछ इस तरीके से। जैसे देखिए यहाँ पर F बराबर मैं अगर लिखता हूं 2x + 3, F = 2x + 3, इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू अगर चेंज होगी तो F भी चेंज होगी। इस एक्सप्रेशन से ये चीज समझ में आ रहा है। देखिए अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो F की वैल्यू 3 मिलेगी, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो 2 1 जा 2 + 1 ये हो जाएगा 5, अगर x की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूं तो 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इट मीन्स
आपको हमेशा वेरिएबल फोर्स के केस में एक एक्सप्रेशन दिया होगा, समझते हैं। तो क्या है, F इजिकल टू 2x है इस तरीके से, तो ये वेरिएबल होगा और इस वेरिएबल का, हर वेरिएबल का अपना एक ग्राफ होगा, हर फंक्शन का, हर फलन का एक ग्राफ होता है। इस वीडियो से पहले जस्ट जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है उसको आप जरूर देखिएगा, तभी ये चीज समझ में आएगी। तो दोस्तों यहां पर समझते हैं, यहां पर ले लेते हैं फोर्स, इधर ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, या सबसे अच्छा है यहां पर आप पोजीशन लिया करें, क्योंकि चेंज इन पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हो गया स्थिति, स्थिति जो बदल रही है वो x की है, और यहां पर है फोर्स यानी ये है F। अब मैंने बोला वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, तो वेरिएबल फोर्स यानी परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, तो इसका मतलब इस बार जो ग्राफ होगा वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ग्राफ का मतलब फोर्स कांस्टेंट वैल्यू की है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल ग्राफ यहां पर खींचना पड़ेगा, और ये वेरिएबल जो ग्राफ है ये फोर्स को प्रेजेंट कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी यहां पर ये जो ग्राफ है ये बल स्थित सदिश का एक फलन के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका निकालने का तरीका क्या है, मैंने पिछले वीडियोस में इसकी पूरी डिटेल बताई है, आप उस वीडियो को वॉच करें, देखें, आपको तुरंत समझ में आएगा। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, यानी आपका विस्थापन जो होगा बहुत सूक्ष्म ले लिया मैंने, और यहां पर जो बल है वो है आपका F, फोर्स कितना लग रहा है, यहां पर F लग रहा है, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स F है, तो वर्क डन कितना होगा, तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क भी स्मॉल होगा, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर एक चीज दिमाग में आती है, सर थीटा क्या लेंगे, कॉस थीटा, तो समझने की जरूरत है। यहाँ पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यानी बहुत कम विस्थापन में हम ये मान लेंगे कि जो एंगल है वो जीरो है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई मतलब जो एंगल है वो कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी इस छोटे से विस्थापन में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल जीरो है, तो cos 0 1 हो जाएगा। और इस तरीके से जो वर्क कैलकुलेट होगा ये होगा dw, d मतलब स्मॉल, w मतलब वर्क, तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा है इसलिए वर्क भी छोटा होगा, यानी विस्थापन अगर छोटा है तो आपका किया गया कार्य भी छोटा होगा। अगर आपको चाहिए टोटल वर्क डन, आपने कहा मुझे सर x की इस पोजीशन से, x1 से x की इस पोजीशन यानी x2, यहाँ ले लेते हैं x इजिकल टू x2, x1 से x2 तक मुझे चाहिए कि भाई कितना वर्क हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल वर्क डन फ्रॉम x1 टू x2, यानी x1 से x2 तक कुल कितना काम हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्मॉल वर्क है यानी छोटा कार्य है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा x1 से x2 तक, और फाइनली ये आ जाएगा आपका कितना, w। और आपको पता है कि dw का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट सम इक्वेशन से अगर हम देखें तो f इंटू डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2, और ये हो जाएगा आपका w। तो इस तरीके से w का एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है, f dx x1 टू x2। अब यहाँ पर दोस्तों समझने की जरूरत ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैथ की भाषा में कि इस कर्व का, इस वक्र का इस अक्ष के साथ एरिया कैसे निकालेंगे, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हमने समझाया है कि ये जो चीज निकालते हैं, इधर f है तो इधर मैंने f लिख दिया, इधर x है तो इधर लिख दिया dx, और ये चीज जो होती है दोस्तों ये एरिया को प्रेजेंट करती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि वर्क डन जो होता है वो कुछ और नहीं है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी बल एवं विस्थापन या सदिश जो भी बोले, कई बार यहाँ विस्थापन लिखा होगा तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बल एवं स्थित सदिश के वक्र के द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल है वो किसकी गणना देता है, किया गया कार्य की गणना देता है। तो W इक्वल टू हो गया x1 टू x2 f dx, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं जरा इसके, है ना, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। देखिए जैसे मान लीजिए ये है क्वेश्चन है कि फोर्स अप्लाई हुआ 2x प्लस 3 न्यूटन, इतना फोर्स अप्लाई हुआ। तो यहाँ से एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है तो यहाँ पर इंटीग्रेट ही होगा, और आपसे कहा गया कि W निकालो कहाँ से कहाँ तक, x बराबर 0 टू x बराबर 2 मीटर, यानी 0 से 2 मीटर में आपको वर्क निकालना। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल फोर्स है f dx, कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 यानी 0 से 2 लिमिट रख देंगे। अब आपको पता है कि f की वैल्यू यहाँ रख देनी है कितनी, 2x प्लस 3, और ये हो जाएगा आपका कितना dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2। अब आपको इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, 2x की पावर 1 है तो ये हो जाएगा, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx जो होता है ये होता है x की पावर
n+1 अपॉन n+1। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, एक पावर की जो वैल्यू उसमें एक ऐड करते हैं और नीचे वही वैल्यू उतार देते हैं एज इट इज़ पावर वाली वैल्यू। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस टर्म का, इस पद का अलग होगा, इसका अलग होगा, तो इसका कितना होगा, तो ये होगा 2x² हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको लिमिट रखना तो आता ही होगा, ये आया x² प्लस 3x और हम फाइनली क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2। इस ब्रैकेट की वैल्यू एक बार 2 पर निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 0 पर निकालेंगे, यानी अपर पर वैल्यू, अपर लिमिट यानी उच्च सीमा पर इसका मान कितना होगा, माइनस निम्न सीमा पर मान, यानी अपर लिमिट पर वैल्यू कितनी जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस ये 3 2 6, 4 और 6 हो जाएगा आपका कितना, आपका हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, 10 और 0 पर ये पूरी वैल्यू 0 आएगी, तो फाइनली आएगा 10 - 0 यानी 10 जूल। यानी इस केस में जो वर्क हुआ 0 to 2 मीटर, ये कितना हुआ आपका ये हो गया 10 जूल। तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा, एक और चीज समझते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे बोलता है, ध्यान समझिएगा, आपसे बोला कि f बराबर ये दिया है a+b(x), इस तरीके से दे दिया। कई बार बच्चे इस चीज को लेके बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। a=a+bx दिया है, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वर्क डन फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 0 टू x बराबर 2 मीटर, ऐसे दे दिया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी ना कुछ बोले तो ए और बी, ऐसी जगह पे ए और बी को कांस्टेंट ही मानना है आपको। और वैसे ज्यादातर केसेस में क्वेश्चन में बोल देता है ए एंड बी आर द कांस्टेंट, तो आप इसको एक नियत की मान की तरह सोचें, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर वर्क निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर एफ dx और फाइनली एफ की वैल्यू हमारे पास है कितना, a+bx और ये हो जाएगा dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से आपका हो जाएगा 2 तक। तो ये हो जाएगा a का इंटीग्रेशन क्या होगा, a इंटू एक्स प्लस b का क्या होगा, bx का क्या होगा, bx² 2 होगा, ठीक है। और फाइनली हम लिमिट रख देंगे 0 से 2 में। अब 2 पर ये वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगी 2a+2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 2a+2b तो आएगा वैल्यू अपर पर, माइनस लोअर पर वैल्यू ये कितनी आएगी, तो लोअर पर 0 0 हो जाएगा ये फाइनली, और ये आएगा आंसर 2 टाइम्स ऑफ a+b। तो आंसर इतना आ जाएगा आपका, जो भी यूनिट है जूल आपका अर्ग, जो भी XYZ, वो यूनिट एक अलग चीज है, बट आपको तरीका समझ में आना चाहिए। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। अब कब इसकी यूनिट जूल होगी, जब ये न्यूटन में होगा और डिस्प्लेसमेंट मीटर में होगा, तो वर्क यूनिट जूल में हो जाएगी। अगर आपका फोर्स डाइन में है, यानी जो बल है वो डाइन में प्रेजेंट है, और आपका जो विस्थापन है वो सेंटीमीटर में, तो डाइन सेंटीमीटर को हम अर्ग बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं डिस्कशन करूंगा कुछ कंसेप्चुअल चीजें, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी संरक्षी बल, असंरक्षी बल क्या होता है। अगर बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर विस्थापन शून्य है, कण का विस्थापन शून्य है, तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ज्यादातर लोगों का आंसर यही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी अगर क्योंकि हमारे दिमाग में फोर्स, जब फोर्स निकालने की बात आती है तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा, सबके दिमाग में यही चलता है। और अगर मैं कहूं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क भी क्या बोलोगे आप, 0, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट आना चाहिए, और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का पूरा डिटेल समझाएंगे, एक एक चीज डिस्कस करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा